हैं, तो आप अपनी बातें चैट में प्लीज क्वेश्चन आप डालते रह सकते हैं, उसको मैं फिर पूछ लूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। मैं रायपुर से हूँ और मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम में पार्ट हूँ, बट जो छतहरेली बर्ड काउंट हो रहा है उसकी, तो मैं उसमें डिजिटली सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा हूँ। एंड आई ऑल्सो लाइक नेचर एंड आई एम लर्निंग इन दिस प्रोसेस फ्रॉम एवरीवन। तो मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से, जो कि ऑर्गेनाइजिंग टीम में वन विभाग, बर्ड बर्ड काउंट इंडिया, बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी, छत्तीसगढ़ बर्ड वॉचिंग सोसाइटी और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, ये सारी संस्थानें के लोग मिल के इस हरेली बर्ड काउंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम सबकी तरफ से आप सबका स्वागत है इस वेबिनार में, जहाँ पे हम जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा बर्ड वॉचिंग का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ हरेली बर्ड काउंट क्या है इस बारे में और बर्ड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इतने सारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं, ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप सबको वेलकम। आई होप हिंदी सबके लिए कंफर्टेबल होगी। अगर किसी को लग रहा है कि इंग्लिश में भी बात करनी है तो हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं इंग्लिश में। अगर बात करनी हो तो हम इंग्लिश में भी शेयर कर सकते हैं। तो प्राइमरीली कोशिश रहेगी कि सबको सरलता से चीजें पहुंचे, इसलिए हम हिंदी में बात कर रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है इंग्लिश में भी बात होनी चाहिए तो प्लीज आप चैट में लिख सकते हैं, मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा इंग्लिश में। तो आज हम बहुत सारे, तीन हमारे एक्सपीरियंस बर्डर्स और कंजर्वेशनिस्ट हैं जिनसे हम आज सीखेंगे क्या, क्यों और कैसे के बारे में बर्ड वॉचिंग का। इसके अलावा अगर आप कंप्लीटली नए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, आज हम कवर करेंगे। अगर आप चालू भी कर रहे हैं बर्ड वॉचिंग, क्योंकि हमको कुछ क्वेश्चंस आए थे जब हमने फॉर्म्स डाले थे कि तो वो हमारे एक्सपर्ट्स ने उसको देख लिया है, वो सारे क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे। तो बिना और अपना कोशिश करें कि जब सेशन चल रहा हो तो आपका माइक म्यूट पे रहे, ताकि स्पीकर्स की आवाज़ आपको क्लियरली आए। और कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप चैट में अपनी क्वेरीज और अपनी समस्या या कुछ भी हो आप लिख सकते हैं। तो हम चालू करते हैं। अ, तो सबसे पहले जो हमारे स्पीकर हैं मोहित साहू सर, वो एक पैशनेट नेचर एंथुजियास्ट है, यानी प्रकृति प्रेमी है। एक वन ऑफ द की वॉइसेस हैं बर्डिंग में छत्तीसगढ़ के लिए। साथ ही साथ वो छत्तीसगढ़ के स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में मेंबर हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं वो बर्ड काउंट इंडिया के स्टेट के लिए। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के लिए वो एक्टिवली पार्ट हैं और उसको प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ वो बर्ड वॉचिंग और नेचर कंजर्वेशन को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रकृति के बारे में जागरूकता के लिए बातचीत करते हैं। मेरे जैसे यंग लोग जो है वो उनसे भी बहुत सारी चीजें सीख के अपनी हॉबी उसको डेवलप कर रहे हैं। तो अब सर आगे हमको गाइड करेंगे, हरेली बर्ड काउंट के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ बर्ड वॉचिंग कैसे शुरुआत कर सकते हैं और उसमें क्या जॉय है। अब हम मोहित सर से सुनेंगे। सर। Thank you so much, Aditya, for the lovely introduction. Right now, I am in Bangalore, enjoying the lovely weather here, and the weather here is very conducive for the whole day birding. दिन भर ब्रीज चलती रहती है और मैं उस अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले ही एक कॉमन टेलर बर्ड और एक रेड विस्कर्ड बुलबुल का रूस्टिंग कॉल सुनाई दिया था। दैट वाज द लास्ट कॉल दे मेड फॉर द डे। और बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा अच्छा, और आप सबका स्वागत है इसमें। तो जब बर्डिंग की बात होती है तो लेट अस एक नजर हम डालते हैं छत्तीसगढ़ की बर्डिंग हिस्ट्री पे, जो मेरे जहाँ तक मेमोरी जाती है पिछले 40-45 साल में। वो समझ लिए कि 1980s एंड 1990s के जो डिकेड्स हैं उस समय से लेके अभी तक का जो बर्डिंग में, बड़ा शॉर्ट में मैं आपको एक जर्नी शेयर करना चाहूंगा। उस वक्त जो बर्डिंग होती थी बड़ी डिफरेंट थी, इंडिविजुअलिस्टिक बर्डिंग होती थी। सोशल मीडिया नहीं था, एक दूसरे से कनेक्टिविटी उतनी नहीं थी, तो अपने अपने लेवल पे लोग बाग बर्डिंग करते थे और अपना रिकॉर्ड्स रखते थे। एंड आपस में शेयर नहीं हो पाता था वो रिकॉर्ड, तो लोगों को एक दूसरे को पता भी कम होता था। इंटरनेट वगैरह नहीं थे तो कम्युनिकेशन, उस समय टेलीफोन्स भी बड़े एसटीडी वगैरह कॉल हुआ करते थे। और वो समय था जब हम बर्डिंग जब हम सीखते थे तो नोटबुक और पेन और बाइनोकुलर का जमाना था। और एक गाइड हमारे पास रहती थी, फील्ड गाइड। उस समय तो
सलीम अली जी की गाइड चलती थी। रिप्ले सलीम अली जी की जो थी एक बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, उससे हम लोग सीखे हैं देख के। और उसके बाद धीरे 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 जो टाइम चेंज हुआ, फिर कैमरे का यूज शुरू हुआ। कैमरा भी उस वक्त डिजिटल कैमरे नहीं थे, तो ऑर्डनरी कैमरा थे, रील वाले। उसमें आप हर किसी के पास कैमरा होता नहीं था, तो जो ऑर्डिनरी कैमरास थे उसमें किसी बर्ड की फोटो खींचे भी तो ऐसा लगता था कि किसी डबल बेड की चादर पे एक छोटी सी मक्खी बैठी हुई है, उस किस्म की फोटो आती थी। और वहां से उसमें आइडेंटिफाई करना और उस बर्ड के बारे में समझना तो उतना आसान नहीं होता था। तो लर्निंग जो रहती थी ज्यादातर बर्ड की बिहेवियर पे हम लोग की होती थी, कि किस तरीके से बर्ड का मूवमेंट हो रहा है पेड़ों पे, या फिर कैनिपी में है, या फिर वो किसी पेड़ की उस डाल पे, उसका निश क्या है वो बर्ड का, वो हम लोग असरटेन करके फिर उसकी स्पीसीज को डिसाइफर करने की कोशिश करते थे। या वो बर्ड अगर बुश में है तो वॉबलर बैबलर हो सकता है, या कोई बुश वॉबलर हो सकती है, तो उस किस्म से हमारी आइडेंटिफिकेशन होती थी। वो धीरे धीरे फिर टाइम चेंज हुआ, डिजिटल कैमराज आए तो थोड़ा सा फोटोग्राफी इजी हो गई। फोटोग्राफी इजी होने से आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा अ, सरल हुआ। फिर इंटरनेट का जमाना आया, और ईमेल वगैरह होने लगे, तो उससे एक दूसरे से जो एक्सपर्ट्स रहते थे उनसे हम उनके थ्रू बर्ड को पहचान लेते थे। धीरे धीरे करके फिर जमाना और आगे बढ़ा, तो फिर सोशल मीडिया आया, फेसबुक वगैरह। और फेसबुक में फिर फेसबुक के आने से और डिजिटल कैमरा, ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से समझिए कि बर्डिंग वर्ल्ड में एक बूम आया। फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डालना, लाइक्स बटोरना। तो कुछ लोगों की ज्यादा तो एंट्री वैसे भी हुई है कि कैमरे के थ्रू दे केम इनटू बर्ड वाचिंग, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे कुछ ग्रुप्स रहते थे फेसबुक पे, जिसमें आपको बर्ड की आइडेंटिटी आइडेंटिटी और कहाँ आपको दिखी है उसको मेंशन करना जरूरी होता था। उस बहाने से फिर बर्ड की आइडेंटिटी करना सीखा लोगों ने, और वहां से उस एक जरिए से, कैमरे के जरिए से बर्ड वॉचिंग में लोगों की एंट्री हुई। ये धीरे धीरे करके जो जमाना आगे बढ़ा, उसके बाद फिर एडवेंट हुआ ई बर्ड का इंडिया में 2013-14 के आसपास। और वो एक टाइम था जब जो बर्डिंग शिफ्ट हुई सोशल साइंस, अपना सोशल साइंस में कन्वर्ट हुई। कि लोग बाग अपना कलेक्टिव किसी एक प्लेटफॉर्म पे अपना मीटिंग्स डालने लगे, और वो एक जगह पे जमा होके और फिर एक डेटाबेस बहुत अच्छा तैयार होने लगा। इस तरीके से जर्नी रही है बर्डिंग के मामले में। और ई बर्ड के आने से एक चीज और हुई कि आपका डाटा फिल्ट्रेशन बहुत इफेक्टिवली होने लगा, कि क्योंकि वहां पे जो रिव्यूअर्स होते हैं उनके थ्रू तीन लेयर की रिव्यूइंग होती है उसमें, एक स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, और एक इंटरनेशनल की। और ये तीन जगह से फिल्टर होकर डाटा आपका जाता है, तब जाके वो एक रिकॉर्ड बनता है लोगों के लिए, साइंटिस्ट के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, या आपके स्वयं के लिए वो एक रिसर्च का जरिया बनने के लिए। इस तरीके से बर्डिंग की एक शॉर्ट जर्नी रही है, 4-5 दशक पहले से लेके आज तक की, अगर हम देखें तो। अच्छा, जब बर्डिंग की बात होती है तो बर्डिंग क्यों करना, वाई बर्ड्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो उसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि बर्डिंग जो है, जो एक इट्स अ रिजुविनेटिंग एक्टिविटी। आप अगर बर्ड्स को देखते हैं, उनका एक्टिविटी देखते हैं, उनका मूवमेंट देखते हैं, उनका खाना खाने का तरीका, वो किस तरीके से बर्ड बाथ लेते हैं या डस्ट बाथ लेते हैं, उनकी लाइफ जर्नी को फॉलो करना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से बर्ड हमारे, और दूसरा जो अलग अलग जगह से जो भोजन करते हैं, वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ना, हमारे गार्डन्स में या खेतों में से, बाग बगीचों में से जिस तरह कीड़े मकोड़ों की सफाई करते हैं उसको देखना। और फिर दूसरा सबसे बड़ा बर्ड से जुड़ने का एक रीजन ये है कि आप जब सुबह सो के उठते हैं तो किसी दूसरे प्राणी की आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। खिड़की अगर आपकी खुली हुई है, अगर आप एसी में ना सो रहे हो, खिड़की खोल के सोते हो, तो सबसे पहले आपको जिस प्राणी की आवाज सुनाई देगी वो आपके पास, वो है आपके पास आसपास रहने वाली बर्ड्स के, आपके जो कॉमन बर्ड्स घर के आसपास रहते हैं, सबसे पहले उनकी आवाज से आपकी नींद खुलती है। तो उससे ज्यादा, बर्ड से ज्यादा कनेक्टिविटी आपकी किसी दूसरे वन्य प्राणियों से या वाइल्ड एनिमल से नहीं होती। और दूसरा, अगर आप बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं तो
ये समय जो है बर्ड वॉचिंग का सबसे ज्यादा कंड्यूसिव रहता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, जब वो अपने खाने पीने की तैयारी में होते हैं बर्ड्स, और उस समय चर्पिंग भी, साउंड भी सबसे ज्यादा बर्ड्स का उस समय सुनाई देता है। तो अगर बर्ड्स को आपको रिकॉर्ड करना है उनका साउंड या फिर उनको ऑब्जर्व करना है, तो बेस्ट टाइम इज इन द मॉर्निंग। और उस बहाने से आप अगर सुबह जल्दी सो के उठते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो आपको फ्रेश एयर मिलती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपको हेल्थ, आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट के का जरिया बनने का। बर्डिंग के थ्रू आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। और दूसरा कि अगर आपके पास एक हॉबी हॉबी है, चाहे वो बर्ड वॉचिंग हो या कुछ भी हो, तो आपके जीवन में कई तरीके से काम आती है ये हॉबी। जब आप डिस्ट्रेस में हो या फिर किसी किस्म से आपको डिप्रेशन में हो, तो उससे उबारने के लिए ये सब हॉबीज जो है, एंड बर्ड वॉचिंग इज वन ऑफ देम, तो ये आपको उससे बाहर निकलने में बहुत मदद करती है। ये मेरे जीवन का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कभी और मौका मिले तो आपसे शेयर करूंगा इस चीज को। ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है क्योंकि समय भी बड़ा कम है अपने पास। उसके बाद आती है कि हम ये बर्ड, हरेली बर्ड काउंट कर क्यों रहे हैं। वाई हैव वी सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर सीजन, हरेली क्यों? तो उसका रीजन है कि हरेली एक ऐसा समय है जब हमारा हमारा छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान राज्य है। और कृषि में भी हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा फसल होती है वो है धान। तो इस समय तक, हरेली के समय तक, मिड जुलाई के आसपास जो समय होता है, उस समय तक जो हमारे किसान भाई हैं उनका जो कृषि से जुड़ा हुआ कामकाज होता है, मुख्यतः जैसे बीज की बुआई हुई, उसके बाद खेत का जोतना है, निंदाई है खेत की, और उसके बाद थरहा रोपण जो बोलते हैं, धान का रोपण होता है पानी के गिरने के बाद। ये सब चीजों से निपटने के बाद एक समझिए कि प्रारंभिक कार्य जो है कृषि का, धान धान की फसल का, वो करीब करीब पूरा हो गया होता है। और उस समय तक हमारे जो ग्रामीण भाई हैं वो थोड़े से रिलैक्स मूड में रहते हैं। तो ये हरेली का समय इसलिए भी चुना है कि उनके, हम ग्रामीण लोगों को अपने साथ जोड़ जोड़ सके। हर गांव गांव से, गली से, मोहल्ले से, हर जगह से हम हमारे साथ ये सब लोग जुड़ सकें, इकट्ठा हो सकें, क्योंकि अभी स्कूल भी जस्ट शुरू हुए हैं बच्चों के, तो उतनी पढ़ाई का भी मौसम नहीं है। हर किस्म के, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का इससे अच्छा समय और नहीं हो सकता। दूसरा कारण है कि इस समय जो है हमारी जो लोकल रेसिडेंट ब्रीडर्स हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं है, हमारे यहाँ जो रह के ब्रीडिंग करते हैं, उनका नेस्टिंग पीरियड करीब करीब समाप्त हो जाता है जून के एंड तक। मई जून के एंड तक उनका नेस्टिंग पीरियड पूरा हो जाता है, और उनके जो बच्चे हैं, फ्लेजलिंग्स जो हैं, बच्चे बड़े वो नेस्ट से बाहर आ चुके होते हैं। तो उनकी एक्टिविटीज देखना, वो समय आता है उनके लिए, यंग बर्ड्स के लिए, जुवेनाइल्स के लिए, कि अपनी अपनी टेरिटरी लोग बनाते हैं, नई टेरिटरी में अपने आप को स्थापित करते हैं। तो उनको वो सब करते हुए देखना, उनको अपने ऑन देयर ओन अपने भोजन ढूंढते हुए देखना, इस टाइप की एक्टिविटीज देखना अपने आप में बड़ा आनंददायक होता है। और इस समय बर्ड्स की आवाज भी आपको बहुत सुनने को मिलेंगी। जो जुवेनाइल्स हैं वो उनकी आवाजें, उनका पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो आसानी से दिखती भी है बर्ड्स। तो इस वजह से भी एक हमारा ये समय बड़ा कंड्यूसिव है बर्ड वॉचिंग का। दूसरा इम्पोर्टेंस इसमें यह है कि जो हमारे एक्वाटिक बर्ड्स हैं, जो पानी से रिलेटेड हैं, जो डाइवर्स हैं, डक्स वगैरह हैं, लोकल डक्स जैसे हमारे स्पॉट बिल डक्स हुए, या इंडियन ये विस्लिंग डक्स हुए, लेसर विस्लिंग डक्स। उसके साथ साथ डाइवर्स हैं जैसे कॉर्मोरेंट्स हैं, इग्रेट्स हैं, हेरन्स हैं। इन सब के लिए ये बर्डिंग सीजन शुरू होने का समय होता है। और इनमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट वंस आर ओपन बिल स्टॉक्स, जिनको हम एशियन ओपन बिल भी बोलते हैं। इनकी नेस्टिंग खेती के काम से जुड़ी हुई का समय इनका माना जाता है। तो ये सब इनको भी ऑब्जर्व करने का, एक इनके नेस्टिंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का एक बड़ा अच्छा समय हो सकता है ये। तो ये सब करके हम लोगों ने हरेली को चुना। और हरेली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस समय छत्तीसगढ़ में त्योहारों की एक तरीके से शुरुआत होती है। अभी पोला तीजा वगैरह हरेली ये सब जुड़े हुए हैं। इस समय से आगे हमारे फिर त्योहार आएंगे एक एक करके। तो ये त्योहारों की भी शुरुआत है, और पक्षियों के अच्छे खासे पॉपुलेशन को देखने का त्योहार है, समय है। और एक्वेटिक बर्ड्स के नेस्टिंग बिहेवियर को समझने के लिए भी बड़ा कंड्यूसिव समय है। तो ये सब को सोच के हम हरेली बर्ड काउंट के नाम से रखा, और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल इसमें लोग इसको पूरा संपन्न करेंगे। और मैं अपना कथन समाप्त करूं इसके पहले मैं
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और खास करके पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ श्री अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इसमें सपोर्ट करने का आश्वासन दिया है। और 13 से लेकर 16 तारीख तक के बीच में जो हमारी एक्टिविटीज होंगी उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी अच्छा खासा रोल होगा। अग्रवाल साहब अभी इस समय बिजी है इसलिए हमारी मीटिंग में नहीं आ पाए, लेकिन मुझे आगे दीजिए कि मैं आप सबकी तरफ से उनको सपोर्ट के लिए धन्यवाद दे सकूं। और बस इतना ही कहना है, बाकी हम क्वेश्चन आंसर सेशन में मिलेंगे अगर कुछ पूछना हो आपको। थैंक यू। ओवर टू आदित्य। थैंक यू आदित्य। थैंक यू सर। अब ये सेशन अच्छा था, इंट्रोडक्शन आई गेस, और आप बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन समय हमारे पास बड़ा कम है। लेकिन डेफिनेटली, और अगर पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट रहा तो हम एक लॉन्गर वेबिनार भी प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है उनका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है, तो हम छोटा सा उसको रखने वाले हैं। अब हम डॉक्टर मंजीत कौर बल, हम जिनको हम मंजीत मैम बोलते हैं, कुछ मंजीत दीदी बोलते हैं, तो एक पैशनेट बर्डर और नेचुरलिस्ट हैं छत्तीसगढ़ से। तो अब वो हमसे शेयर करेंगी बर्ड वॉचिंग और उनका कम्युनिटी और पब्लिक इवेंट्स पे इंसाइट्स। तो मैम आप हैं, आपका वीडियो कहीं यहाँ क्यों नहीं रहा है? आज आया है, सॉरी। ठीक। सो थैंक यू आदित्य, और बहुत सारी तारीफ करने के लिए भी धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। मोहित सर हम सबके लिए एक बेंचमार्क हैं, तो उनके बाद अगर बोलना है तो बहुत संभल के बोलना पड़ता है। फिर भी मैं कुछ बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ। क्यों हम बात कर रहे हैं बर्ड वॉचिंग की, हम क्यों चिड़ियों की रोज तो देखते हैं, लेकिन जब हम रोज चिड़िया देखते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये लाइन नहीं है, जो एक्सपर्ट्स नहीं है उनके लिए ये लाइन है कि हम रोज चिड़िया देखते हैं, उसके बावजूद जब शुरुआत होती है तो हमें तब पता चलता है कि हमारे सामने जो मैना है वो अलग अलग 3 प्रकार की मैना है। हमें पता चलता है कि हमारे सामने जो कौवे हैं वो 2 प्रकार के दिख रहे हैं। हमारे जो कबूतर हैं वो थोड़ा अभी एक ही प्रकार का यहाँ पे, लेकिन कुछ कबूतर जो है येलो फुटेड है वो थोड़ा और दिखता है। तो ये धीरे धीरे समझ आता है कि यार ये हम तो कबूतर बोलते थे, तो हम पहले चिड़िया बोलते हैं, चिड़िया के बाद कबूतर बोलते हैं, कबूतर के बाद हम उसको और डिटेलिंग करते जाते हैं। तो ये जो डिटेलिंग है वो आपको बहुत पैशनेट बना देती है, आपको बहुत डुबा देती है। तो जैसे जैसे आप उस विषय में घुसेंगे आपको और नई चीजें आएंगी। तो क्यों करना चाहिए, उन्होंने बोला मोहित जी ने कि शौक है, करके देखिए। बिना किए मैं आपसे पूछूंगी गुलाब जामुन कैसा लगता है, तो क्या आप बता पाएंगे कैसा लगता है जब तक आप खाए ना हो? सबको स्वाद का अलग अलग तरीका होता है, इसलिए हो सकता है कि आप जब पहली बार चिड़िया देखना शुरू करें, इसलिए ये हरेली को लिया गया क्योंकि हरेली के साथ चिड़ियों की खूबसूरती और गहरी सी दिखती है, और उनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो जब आप देखेंगे तो आपको ये शौक अलग अलग रूप में, किसी को फोटोग्राफी के साथ जोड़ता है, किसी को उनके नेस्टिंग के साथ जोड़ता है, कोई उसको खाने के साथ जोड़ता है, कोई उनको जो उनके गानों के साथ जोड़ता है। तो हमें नहीं पता है कि आपको किस तरीके से चिड़िया पसंद आएगी, इसलिए बिना किए हम ये बात नहीं कर सकते, इसलिए आप करिए। कहाँ करेंगे? घर में बैठ के करिए। आप घर के आंगन में बैठिए, आपकी बालकनी में बैठिए, पार्क में पास में घुमाइए, सड़क के किनारे खड़े हो जाइए, किसी नदी तालाब के पास चले जाइए, किसी जंगल में चले जाइए। यही एक बड़ी बात है कि हर जगह आपको ये दिखाई देती है। एक एक जो और बात है कि कैसे करें, तो जो एक जर्नी उन्होंने बताई कि पहले हम सिर्फ देखते हैं, थोड़ा नोट करते हैं, साइज छोटी वाली है, गौरैया की तरह है, कौवे की तरह बड़ी है, फिर आप देखते हैं कि वो क्या कर रही है, कि पानी वाली है या बाहर वाली है। तो ये कुछ तरीके हैं बेसिक से जो बहुत बेसिक लगते हैं, लेकिन जब आप ध्यान देते हो कि कौन सा कैसा चोंच है तो वो कैसा खा रही है, और कौन सा है वो गाना है और कौन सी वो लड़ाई है, कौन सा है वो किसी को बुला रही है, किसी को वो भगा रही है। तो ये गहराई से जब आप जुड़ते हैं तो ये पता चलता है। अब मैं अपने विषय पे अब आती हूँ। हम हरेली पे जब देखते हैं तो हरेली में एक्टिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है। आप देखेंगे खेतों के पास देखेंगे, जंगलों के पास देखेंगे, तो हम चिड़ियों को किसके साथ देखें और कहाँ देखें? तो मेरे बहुत सारे हमारे टीम के सदस्य भी जुड़े हुए हैं। मैं उनके लिए विशेष रूप से कि आप अपने अपने जिलों में छोटे छोटे आयोजन जरूर करें, सभी के लिए। आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने शुरू किया है महिलाओं के साथ नेचर वॉक, और उसमें हम चिड़ियों के साथ बातचीत करते हैं।
तो कई महिला आप अधिकांश महिलाओं को शौक पूरा करने के लिए समय नहीं मिलता, जिम्मेदारियों से भरी होती हैं। तो जब उन महिलाओं को जोड़ा जाता है इस प्रकृति से, तो जो उनके अंदर जो तनाव होता है उससे न केवल मुक्ति पाती हैं, वो महसूस करती हैं कि वो कितना करीब से जानती हैं। गांव की महिलाओं के पास इन चिड़ियों और हरेली के कई गीत हैं। शायद उन गीतों को हम कभी सुनते ही नहीं हैं। तो जब आप, हो सकता है आप में से कोई है जो गांव जाओ, आप उन गांव में महिलाओं को साथ में बैठो, बोले चलो दीदी लोग, आप लोग बताओ कि चिड़ियों के बारे में आप क्या जानते हो। आपको उनको चिड़िया नहीं सिखाना है देखना, वो आपको सिखाएंगे कि कौन सी चिड़ियों के पीछे कौन से गाने हैं, कौन सी चिड़िया कौन से दाने खाती है, कौन सी फसल लगने से कौन सी चिड़िया ज्यादा आती है, फसल के कीड़ों को कैसे कौन सी चिड़िया उठा के ले जाती है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन, तो कोई भी नहीं है। तो ये जो पूरी जो चीज है वो उस खूबसूरती को देखना है तो वो महिलाएं हैं। एक और जगह है कि आप युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों को जरूर इससे जोड़िए। ये बहुत सही समय है जब हम बहुत ज्यादा स्क्रीन की दुनिया में हैं, उस स्क्रीन की दुनिया से वो उस दुनिया में ले जाना। एक जो ग्रुप है, मैं आदिवासी समुदाय के साथ बहुत जुड़ी हूँ, और उनसे जब आप बात करो तो हर चिड़िया की वो कहानी है उनके पास, और वो कहानियां उस पूरे मौसम से जुड़े हैं कि इस हरेली में कौन सी चिड़िया क्यों को देखकर वो लोग मौसम का अंदाज कैसे लगाते हैं, वो कैसे जानते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं। तितलियां जब एक दिशा से दूसरी दिशा में उड़ रही हैं, अनुपम को देख के मुझे तितली याद आई थी, तो वो क्या कारण है कि मानसून 2 दिन बाद आने वाला है, दिशा कौन सी है उसकी, हवा किधर से तेज आएगी, ये सारी बातें। तो इस समय का एक और उपयोग अगर आप सब करें, अगर आसपास ऐसा कोई समुदाय है जिसके पास पारंपरिक ज्ञान है, आप उनसे मिलें और उससे उससे समझें कि इस हरेली और चिड़ियों के रिश्ते क्या हैं, उनके पास कौन सी कहानियां हैं, कौन सी ऐसी गीत हैं। ये आपको अलग अनुभव कराएगी, एक आपको चिड़ियों को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा, और आप चिड़िया एक एक खिड़की है, उस खिड़की से उस प्रकृति के अंदर जाते हैं, आपको दरवाजा है जिससे आप प्रकृति की दुनिया में सैर करना शुरू करते हैं, उन रिश्तों को पहचानते हैं कि पेड़ पौधों और चिड़ियों के बीच क्या है। तो मेरी जो बातचीत थी वो यही थी कि आप किसी भी ग्रुप, अपने मम्मी पापा के पास बैठिए, उनके पास भी ज्ञान होगा, उनके साथ चिड़िया देखने जाइए। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, और जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं हरेली बर्ड काउंट से, उसका जो टेक्निकल सेशन है वो भी होगा 11 जुलाई को, जिसमें हम थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कि विलुप्त प्राय कौन सी चिड़िया है। आज भी थोड़ी बातचीत होगी। आप ई बर्ड जो है आपके ऐप में, ई बर्ड आप ढूंढ के रखिए, उसके बारे में बताएंगे कैसे आपका इस तरह को चिड़ियों देखना कैसे रिसर्च को मदद करता है, जो आगे टंडन जी बताने वाले हैं। वो सारी जानकारी और टेक्निकल तरीके से बताई जाएगी। लेकिन अभी आपको 1 हफ्ते का समय, इस बीच और भी कुछ गतिविधि होगी। हरेली को हम एक त्योहार की तरह मनाएं, और इस बार चिड़ियों के साथ हरेली मनाएं। तो मेरी बात मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आदित्य, आपके हैंड ओवर अगेन। थैंक यू सारी बातों के लिए। अब नेक्स्ट जो है, ऐसा हो सकता है आप सबको लग रहा होगा कि चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो रही है, बट हमने कोशिश किया है कि समय में ही सबके सारी बातें रखी जाए और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ज़्यादा टाइम हम दें। तो इसके कारण आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि यार बड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो इससे ये भी होगा कि अगर आपको लंबा सेशन चाहिए तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ग्रुप ओपन है। तो हम लंबा सेशन भी फिर प्लान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अब मैं डॉक्टर एच एन टंडन जी को अभी बुलाने जा रहा हूँ। वो अभी फिलहाल हेड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जूलॉजी के संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट कॉलेज कुरुद में। साथ ही साथ उन वो बायोडायवर्सिटी के वर्क में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी, वो उसके प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा वो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हैं बर्ड्स और बटरफ्लाइज में, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के लिए। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, बायोडायवर्सिटी क्रॉनिकल्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसके अलावा उन्होंने 20 से ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं बर्ड्स, बटरफ्लाइज और रेप्टाइल्स पे। तो बहुत सारा नॉलेज है इनके पास। आज हम कोशिश करेंगे इनसे समझने की कि बर्ड कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम कैसे इन्वॉल्व करते हुए हरेली का त्योहार मनाएंगे सर। जी जी, थैंक यू आदित्य। और जैसा आपने कहा था कि मुझे आदित्य बुलाएं, तो मैं अब आदित्य ही बुलाता हूं आपको।
और इतने सारे एक्सपर्ट्स के बीच में, सीनियर्स के बीच में, मोहित सर जैसे सीनियर्स के बीच में जिनको देख के हमने बर्डिंग सीखा है, उनके बीच में बात करना थोड़ा सा मुश्किल काम तो है। और मेरे लिए भी गर्व का विषय भी है कि सैफी साहब हैं, सोनू अरोरा जी हैं, सिसोदिया साहब हैं, हमारे बीच अभी अविनाश भोई सर जुड़े हुए हैं, जागेश्वर जी हैं। ऐसे जो एक्सपर्ट हैं उनके बीच में मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो थोड़ा सा है, ठीक है, पर एक जिम्मेदारी दिया है आप सबने तो पूरा करता हूँ मैं। बेसिकली मुझे जो जिम्मेदारी दिया है, साउंड क्लियर ना आदित्य जी? ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। तो हम अभी देख रहे हैं कि हमारा जो ये बडिंग ग्रुप हमने बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जुड़े हुए हैं। डिफरेंट जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं जो पास आउट हो चुके हैं, उसके अलावा रिसर्चर हैं, और बहुत से असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर जो हमारे डिफरेंट कॉलेजेस से हैं, जो रिसर्च के फील्ड में एक्टिव हैं। तो इन सब का इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से आप सबने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं इस इवेंट को, जो हमारा हरेली बर्ड काउंट है, उसको हम कैसे रिसर्च के लेवल पे लेके जाएं लोगों के बीच में, जो हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको हम कैसे इन्वॉल्व करें। तो उस पर मैं थोड़ी सी बात रखता हूँ, बाकी क्वेश्चन आंसर के राउंड में तो वो सारी चीजें आ ही जाएंगी। तो एक तो बड़ा पार्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी का। और बायोडाइवर्सिटी में सबसे इजियर जो पार्ट हम देखते हैं, जो ज़्यादा हमारा फेमिलियर है, वो दो स्पीसीज है या दो ग्रुप ऑफ एनिमल है। एक तो बटरफ्लाइज है जिसपे मेरी अपनी पीएचडी है, और दूसरी बर्ड्स है जिसपे मैं करना चाह रहा था, पर किसी वजह से मैं बटरफ्लाइज पे डाइवर्ट हो गया था। उसका कारण भी सैफी साहब है, उन्होंने एक किताब दे दी थी और उस किताब ने मुझे उधर डाइवर्ट कर दिया था, रिजल्ट ज़्यादा मिले तो मैं उधर चला गया। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है हमें, बहुत ज़्यादा हमारे आसपास है। बावजूद उसके हमारा जो नॉलेज है वो बहुत कम हो जाता है, हम उसको सरफेस पे लेते हैं। जो चीज़ें हमें अपने सामने दिख रही होती है, वो हम केवल देखने के लिए देखते हैं, उसको समझने के लिए या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं देख पाते। तो मेरा जो काम है वो उसी तरफ आपको डाइवर्ट करने का है। एक बड़ा कारण ये भी है आप सभी स्टूडेंट्स का इसमें जुड़ने का, कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है, उसमें हम देख रहे हैं हमारे यूजी और पीजी के जो करिकुलम्स हैं, सिलेबस हैं, वो दोनों में इंटर्नशिप एक स्पेसिफिक पार्ट है, और उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। और उसमें क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम जो हमारा अभी चल रहा है, उसमें एनपीटीईएल के द्वारा भी कुछ कोर्सेज कराए जा रहे हैं, बीएनएचएस भी उसमें हमारा एक पार्ट है। तो उनके द्वारा एक जो हमने किया है, मैंने भी वो कोर्स किया है, मंजित मैडम ने भी किया है, एक बेसिक ऑफ बर्ड्स ऐसा एक कोर्स है। तो वो कोर्सेज जो है हमारे यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो बर्ड्स पे बीएनएचएस जैसी संस्था और जो एनपीटीईएल है वहां से भी ये कोर्सेज हो रहे हैं। और उसमें करना क्या है, वही करना है जो हम हरेली बर्ड काउंट के दौरान करने जा रहे हैं। अलग से हमें और बहुत मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, न्यूली अपॉइंटेड हैं, तो उन सबको मैं ये कहूँगा कि हरेली बर्ड काउंट में आप बहुत डीपली इन्वॉल्व होइए, और जो ऑब्जर्वेशंस हैं, पैटर्न्स हैं, उन सबको आप अच्छे से नोट करें। ई बर्ड आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके रिसर्च के लिए। ई बर्ड का जो अभी उल्लेख किया था मंजित मैडम ने, उसमें आप बर्ड्स के डेटा अपने एरिया के फीड करते ही हैं, उसके अलावा उसको कंपेयर करने के लिए सेम टाइम पे पूरे स्टेट के, पूरे इंडिया के, और उसके अलावा ओवरऑल वर्ल्ड के तीनों तरह का डेटा आपके पास एक क्लिक में अवेलेबल होता है। और वो ग्राफिक्स के फॉर्म में होता है, वो आपको पाई चार्ट बना के दे देगा, वो आपको डिफरेंट जो ग्राफ्स हैं उसमें मिल जाता है। तो ये ईबर्ड की एक दूसरा पहलू है, जो कहना शौकिया जो बर्डर हैं, उसके अलावा जो रिसर्चर हैं, उनके काम का हिस्सा है कि आप यहाँ से ईबर्ड में जो डेटा अपलोड करते हैं उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड, स्टेट वाइज, इंडिया वाइज, और आपके लोकल एरिया वाइज। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप ईबर्ड्स का इस्तेमाल सीखें इस बर्डिंग के इवेंट के दौरान। और हमारे जो एक्सपर्ट अभी नेक्स्ट जो हमारा 11 जो जुलाई को सेशन होने वाला है, उसमें सैफी सर इन सब चीज़ों को और डीपली कवर करेंगे। तो उन सब चीज़ों को भी आप ध्यान दे करके करें। रिसर्च के अलावा जो आपका क्यूरिकुलम है उसमें ये जो पार्ट है इम्पोर्टेंट, कि आप ई बर्ड के माध्यम से जो डेटा अपलोड करेंगे उसका एक बढ़िया चेकलिस्ट बन जाता है और एक ऑथेंटिक डेटा आपके पास आ जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि
इस तरह का जो डेटा आप कलेक्ट कर लेते हैं, उसको आप एज ए रिसर्च पेपर पब्लिश भी करा सकते हैं। वो आपके उसमें काम आता है, जो सीआर और बाकी जो चीजें आप लिखते हैं ना, वहाँ पे भी काम आता है। इसके अलावा बिहेवियर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बर्ड्स का, कि आप अपने घर के आसपास जो बर्ड्स हैं उनका बिहेवियर स्टडी करें, उनको आप देखें और जस्ट राइट डाउन इट इन अ पेपर। जो आपने देखा लिखिए, उसके बाद उसको मॉडिफाई करने का काम जब जरूरत पड़ेगी तो आप हमारी मदद ले सकते हैं, हमारे सीनियर्स हैं उनकी मदद ले सकते हैं। जब भी मैं बर्ड्स पे काम करता हूँ रिसर्च के फील्ड पे, अगर मैं उसके रिव्यूज पे जाता हूँ, तो मुझे जो रिसर्च पेपर्स मिलते हैं बहुत उसमें डाइवर्सिटी नहीं है ऑथर की। बर्ड्स की डाइवर्सिटी है, रिसर्च पेपर की डाइवर्सिटी है, पर ऑथर की डाइवर्सिटी मुझे नहीं दिखती है वहाँ पे। हम हमारे जो बर्डिंग के पितामह या रिसर्च के फील्ड में यहाँ स्टेट में जो हम बात करते हैं, जिनको ए एम के भारोस सर, बहुत अदब से और सम्मान से मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, कि उनके अलावा कुछ एक पेपर जेडेसाई के मिलेंगे, और सारे रिसर्च पेपर भारोस सर के द्वारा ही अभी भी वो लिख रहे हैं कंटिन्यू। तो आप जैसे जो रिसर्चर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ई बर्ड्स पे काम करिए, हरेली बर्ड काउंट के द्वारा इससे सीखिए, और केवल हरेली के दौरान ना करके इसको पूरे साल भर करिए, और जो डेटा आए उसको एक कलेक्टिव फॉर्म में आप इकट्ठा करके पेपर्स के फॉर्म में बदलिए। तो उसमें आप मेरी मदद ले सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके लिए तैयार मिलूंगा। एक और पार्ट है हमारे इस तरह के जो स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए एक पेपर मैंने रिसेंटली पब्लिश किया भी था लास्ट में, बर्ड्स और टाइप फंगोस्टिफोलिया के एसोसिएशन पे। तो एक बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में जो हैबिटाट्स हैं, छोटे छोटे पानी के गड्ढे हैं, पेड़ हैं, बरगद का पेड़ है। इवन आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि एक बरगद का पेड़, उस एक बरगद के पेड़ पे दिन के किस समय कौन सी चिड़िया आके बैठती है, कितनी संख्या में बैठती है, और किस दूसरी चिड़िया के साथ उसका कंपटीशन है, इस तरह की चीजें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हरेली बर्ड के दौरान जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल बहुत बड़े एरिया पे जाएं, आप अपने घर पे इस तरह का ऑब्जर्वेशन लीजिए, उसमें नंबर ऑफ बर्ड्स की जो डिफरेंट है उसको आप ई बर्ड पे अपलोड करिए, हरेली बर्ड काउंट का आपका हो गया। और सेम टाइम में जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो एक बरगद के पेड़ पे, या उसका जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू बर्ड्स, वो भी आप अच्छे से पब्लिश कर सकते हैं। और हम बरगद को जानते हैं एक कंप्लीट इकोसिस्टम भी कहते हैं, बरगद का पेड़ हमारा बायोलॉजी में हम उसको एक कंप्लीट इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, बरगद है और पीपल है, इस तरह की चीजें हैं। तो एक मोटा मोटा मैं ये कहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है हरेली बर्ड काउंट। इसलिए भी एक मैं इसको करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जा रहा हूँ आपके लिए, कि मैं बहुत से हमारे कलीग्स को देखता हूँ, या मेरे जब मैं स्टार्ट कर रहा था 2014-15 तक, मैं क्लास 2 अफसर हो चुका था, पीएससी सेलेक्ट होके मैं कॉलेज ज्वाइन कर चुका था, लेकिन हाउ टू स्टडी द बर्ड एंड हाउ टू काउंट देयर नंबर्स ये मुझे नहीं आता था। फिर मोहित साहू सर से मैं संपर्क में आया एक बार, फेसबुक के माध्यम से हमारा संपर्क हुआ, और बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ जो ग्रुप है हमारा उससे जुड़े, और मोहित साहू सर ने फिर हमें गाइड किया। मैं उनके पास घर गया, घर जाके मैंने पूछा कि सर मैं देवभोग में रहता हूँ और मुझे ये करना है, मैं कैसे करूँ। तब पहली बार मैंने वो ट्रांजेक्ट काउंट जो प्रोसेस है, लाइन ट्रांजेक्ट काउंट, वो सर के उससे सुना, और फिर उस पर मैंने काम करना शुरू किया। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे नॉलेज की कमी है स्टूडेंट्स में, एक क्लिक में आपके पास पूरा गूगल है और एआई है, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल करा देता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है सीनियर्स का, वो आपको एआई नहीं दे सकता, वो आपको कोई गूगल नहीं दे सकता। तो ये जो प्लेटफॉर्म है हरेली बर्ड काउंट, वो इसीलिए है कि इसमें हमारे स्टेट के सारे सीनियर्स जो अपना पूरा जीवन इस पे इसके पीछे उन्होंने काम किया है, ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन है, उनका हमें साथ मिलेगा। तो ये एक पार्ट था। करियर अपॉर्चुनिटी तो है डेफिनेटली इसमें आपके काम करने के लिए। जैसे एक मैं अभी मंजित मैडम ने जो अपने लेक्चर के दौरान कहा था कि डिफरेंट जो हमारे कम्युनिटीज हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी के साथ बर्ड्स का एसोसिएशन, तो ये एक अपने आप में बड़ा रिसर्च का पॉइंट है, पीएचडी भी हो सकती है इस पे, कि रिलेशनशिप विद द बर्ड्स विद द ट्राइबल कम्युनिटी। तो कौन सी चिड़िया किसके किस मौसम में आती हैं, कौन से खेत के साथ उसका रिलेशन है, कौन से कल्चर के साथ है, तो ऐसे चीजें जो है हम उसमें ले सकते हैं।
एक बढ़िया टॉपिक हो सकता है आपका सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ बर्ड्स एंड बर्ड वाचिंग इन छत्तीसगढ़, जो हम हरेली बर्ड काउंट के दौरान कर रहे हैं। अगर कोई इस पे लिखना चाहे तो बहुत अच्छा एक पेपर इस पे भी लिख सकता है, ये टॉपिक हो सकता है उसका, और मैं चाहूंगा कि कोई इस पे इनिशिएट करे, सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ बर्ड्स एंड बर्ड वाचिंग इन छत्तीसगढ़। तो ये हमारा एक अच्छा काम हो सकता है। साउंड्स के ऊपर बात करेंगे तो डॉक्टर दिनेश भट्ट सर हैं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से, उनका एक बड़ा अच्छा काम है, और वो कई बार छत्तीसगढ़ हमारे आ चुके हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के कॉन्फ्रेंस में, और मुझे भी उनके साथ काम करने का थोड़ा सा अवसर मिला था। तो बर्ड्स के साउंड के ऊपर बहुत अच्छा सर का काम है। और उसी तरह से एक जो सिंगल बर्ड है, अगर आप बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ दूंगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से डॉक्टर राजू कसांबे साहब हैं, उनकी जो पीएचडी थी, एक गार्डन में बैठे बैठे, सोचिए, गार्डन में जैसे हम रोज शाम को सुबह घूमने जाते हैं वैसे वो घूमने जाते थे, या कहें कि उन्होंने चूज किया। बाकी लोगों को लगता था कि वो गार्डन में आके अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बैठ के घूम रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे उनकी पीएचडी हो गई। करना क्या था सर को, उन्होंने ये किया कि जिस एक पेड़ को चुना, जिस पेड़ के ऊपर हॉर्नबिल ने अपना नेस्टिंग किया था, और नेस्टिंग के स्टार्टिंग से लेके सारा कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किया, और उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाते थे। बैठने के बाद वो नेस्ट से मेल जो है उसको खाना खिलाती थी फीमेल को, उसके बाद जो फिकल मटेरियल और जो रेसिडुअल पार्ट हैं वो सारा कुछ वो बर्ड वहां से नीचे गिरा देती थी। तो नीचे गिरने के बाद सर उसको कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करके उनका एनालिसिस करते थे। अब इससे क्या बढ़िया पता चल गया कि वो बर्ड्स जो है अपने भोजन में क्या क्या एनिमल और प्लांट कौन कौन से पार्ट को इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह से आप अपने लिए रिसर्च के टॉपिक्स जो हैं वो कहीं से भी निकाल सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज आपका इधर से भी आ सकता है, और हरेली बर्ड काउंट इसमें एक बड़ी अच्छी भूमिका निभाएगी अभी। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि डेफिनेटली ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और सीनियर्स के साथ मैं भी आपके बीच में हूँ। अगर आप इस तरफ ओरिएंट होते हैं, रिसर्च के तरफ ओरिएंट होते हैं, तो राइटिंग प्रोसेस में मैं आपको हेल्प करूँगा। ये मेरे तरफ से एक सजेशन है। और मुझे लगता है कि मेरा जो टॉपिक था कि स्टूडेंट्स के लिए हरेली बर्ड काउंट का जो इम्पोर्टेंस है, वो मैं इतने अपनी बातों के साथ इसको यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा। बाकी क्वेश्चन आंसर के राउंड में मैं कोशिश करूंगा कि मोहित सर के बाद मैं भी अपनी कुछ इनपुट्स दे पाऊँ। थैंक यू आदित्य। थैंक यू आप तीनों को। तो अभी हमारा जो Q&A सेशन है, तो उसमें हमने एक फॉर्म डाला था ग्रुप में, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने पूछा था, मतलब डाला था कि आप पूछ सकते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें अभी हम उन क्वेश्चंस को कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सेशन एक इंट्रोडक्टरी सेशन है बर्ड वॉचिंग का, हरेली बर्ड काउंट से रिलेटेड। तो वो क्वेश्चन कुछ कुछ गवर्नमेंट के इंटरवेंशन और आ, 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 अभी जैसे चैट में क्वेश्चन है नेस्टिंग कॉलोनी की एंट्री, तो इसको हम 11th वाले सेशन में कवर करेंगे। इस सबको मैंने नोट कर लिया है। तो अभी अगर आपको कुछ इस सेशन से संबंधित, जो हमारी चर्चा हो रही है उससे संबंधित, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो वो हेल्पफुल रहेगा। टेक्निकल सेशन हमारा 11th में है, जिसमें हम ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इको टूरिज्म की जो बात हो रही है, हैबिटेट लॉस की बात हो रही है, तो वो सब हम 11th में कवर करेंगे। ये हमने सारी चीज़ों को नोट कर लिया है। तो इसमें एक क्वेश्चन जो फॉर्म में आया था कि जो मैं मेंशन करना चाहता हूं, आप तीनों में से एक जन बता सकते हैं कि हाउ टू इन्वॉल्व पीपल इन विलेजेस फॉर बर्ड प्रोटेक्शन एंड काउंटिंग फॉर हरेली बर्ड काउंट। ये क्वेश्चन किया है टिकेश्वर निषाद जी ने बलौदा बाजार से। मोहित सर। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिएगा। जी, हाउ टू इन्वॉल्व पीपल इन विलेज फॉर बर्ड प्रोटेक्शन एंड बर्ड काउंटिंग फॉर हरेली। ओके, आप चाहें तो सबसे बढ़िया ये हो सकता है कि छोटे जो बच्चे हैं स्कूल के, स्पेशली 6, 7, 8, 9 क्लास के, उनका अगर एक आप ग्रुप बनाएं अपने गांव में, अपने आसपास के कस्बे में, और उनको आप रेगुलर उस पे लेके जाएं बर्डिंग पे, या फिर अभी जैसे हरेली के समय उनको जोड़ लें, तो खुद एक लीडर बन के, और या फिर आपके साथ और कोई ग्रुप में और कोई लोग हैं तो वो अलग अलग ग्रुप बना के बच्चों को ले जाएं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है ये, क्योंकि ये जो टेंडर एज है बच्चों की सीखने की,
इस वक्त जो है ये जो क्लासेस है उनमें बहुत ज्यादा लर्निंग जो है कोर्सेज का प्रेशर भी नहीं रहता पढ़ाई का, और ग्रास्पिंग का बहुत अच्छा ये एज होती है बच्चों के लिए। इस ये हो सकता है। दूसरा, अगर आपके कुछ कॉलेज वाले हैं स्टूडेंट्स या फिर गांव वाले जो नेचर से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी आप अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये अपनी अपनी कैपेसिटी पे है आपके कि कितने लोगों को आप जोड़ें। अगर आप एक गांव में छोटी सी मीटिंग लेके अगर 20-50 लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो उसमें से 2 4 5 10 लोग तो जरूर आ जाएंगे आपके पास। और अभी अभी स्कूलों में शुरुआत हुई है, चाहे तो स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके एक ग्रुप बनवा लें, या जो उनके जो नेचर वाले जो टीचर हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके थ्रू अगर आप ग्रुप बनवा लें तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा होगा। थैंक यू। मंजीत मैम, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि आप गांव में भी ये करवा रहे हैं और आपके वॉलंटियर्स विलेजेस में हैं। हाँ, तो वैसे तो हमारी टीम जुड़ी हुई है इसमें, जो सीधे गांव की समुदाय से काम कर रही है। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी गांव के युवा क्लब को या स्कूल के माध्यम से या एसएचजी के माध्यम से जुड़े, और इनको बोले कि आप हरेली की बातचीत बताएंगे, हम चिड़ियों के थोड़े मुद्दे बताएंगे, आपके अनुभव बताएंगे। इस तरह के आयोजन करते हैं तो लोग बहुत आगे आते हैं। और अगर आप उनको, आजकल सब मोबाइल यूज करते हैं, ई बर्ड आप सिखा रहे हैं, तो आपने उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को रिसर्च के लिए यूजफुल बना दिया। ये कनेक्शन की विन विन सिचुएशन। इस तरह से आपको जो डेट्स हैं 13 से, उससे पहले अगर आप किसी गांव में चयन करते हैं तो अच्छा होगा। जैसे अनुपम ने लिखा है, विलेज नेम्स ऑन रीजनल बर्ड्स नेम। कई गांव का नाम चिड़ियों के नाम पे है। तो वो उनको आइडेंटिफाई करना, उस गांव में जाके उसकी कहानी सुनना, और फिर उसमें उसकी कहानी से जुड़ा होगा कि पहले ये ज्यादा पाई जाती थी। तो इस तरीके का बिफोर डे आपको करना पड़ेगा। हम लोग के साथ कई जिलों के लोग हैं। आपको लगे तो ग्रुप में डालिए कि हम मोहल्ला मानपुर में करना चाहते हैं। तो मोहल्ला मानपुर में जो हम हैं, ये जो समुदाय के साथ इंगेज होके बहुत गहरे से काम कर रहे हैं, वो लोग आपको बुलाएंगे कि आप तकनीकी मदद कीजिए, और वो लोग आपको अपनी पारंपरिक ज्ञान से एनरिच करेंगे। ये एक तरीका हो सकता है। और गांव के स्कूलों को जरूर आप टारगेट करें। बच्चे बहुत अच्छा जानते हैं, भले वो कभी कभी बोलते, मैं मजाक में बोल रही हूँ, जैसे अनुपम मुझे बोलता है कि हम लोग बोलते हैं कि पनकौवा जो है वो 12 सिटी में पकता है। तो वैसे ही गांव के बच्चों से पूछो तो बोलते हैं ये वही चिड़िया है ना जिसको भून के खाते हैं, ये वही चिड़िया है ना जिसको। तो ये भी एक क्योंकि उस परंपरा में रही है वो बात। लेकिन आप कैसे समझाएंगे कि चिड़ियों को कम होना या बेहतर करना क्यों जरूरी है। तो आप वैसा भी सोच सकते हैं। टंडन सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। जी। एक मोहन साहू जी हैं, ग्राम मंदरौद है यहाँ पे कुरुद से लगा हुआ। तो सर ने और मैम ने जो अपने इनपुट दिए हैं उसी में समझ लीजिए एक आगे एक पॉइंट है ये। तो उनका जो काम है बस वो मैं बता देता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। वो क्या करते हैं बच्चों के साथ, और अपने उनका अपना राइस मिल है, राइस मिल के साथ वो ये काम वॉलेंटियरली करते हैं। हर साल वो लकड़ी के बहुत सारे घोंसले बनाते हैं, और बना के वो हजारों की संख्या में बनाते हैं, और उसको बना के वो डोनेट करते हैं लोगों को। और सिर्फ डोनेट नहीं करते, वो बिल्कुल विजिट करते हैं वहाँ पे, वो लगाते हैं, उस पे दाना डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं। तो उनकी बहन भी है तुलेश्वरी, जो हमारी पीजी स्टूडेंट रही हैं, अभी पास आउट हुई हैं। तो उन्होंने उस पर काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन लिया है कि कौन सी चिड़िया कौन से नेस्ट पे कौन सी चिड़िया आ रही है, कितनी चिड़िया आ रही है। तो एक जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, वो इससे अच्छा आ गया है उस कुरूद और कुरूद के आसपास के एरिया में। हम देखते हैं कि लोग इसको लेकर के अवेयर हुए हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज जिसमें हम स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को शामिल करके, गांव के लोगों को। और दूसरा हम क्या करते हैं कि वो जो नेस्ट वो हमें प्रोवाइड कराते हैं कॉलेज को, हमारा इको क्लब भी है। तो हम कॉलेजेस में जो गेस्ट आते हैं हमारे किसी फंक्शन में, तो उसको बाकी और चीज़ देने के बजाय एक हमारा जो है सोसाइटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से हम वो नेस्ट उनको गिफ्ट कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि हाउ टू क्या जो हमारे विलेजर्स हैं उनको कैसे हम इन्वॉल्व करें। तो इसके लिए थैंक यू। अगला क्वेश्चन था, जो फॉर्म में हमको आया था आकांक्षा लाखरा जी का रायपुर से, कि जो हरेली बर्ड काउंट हो रहा है
उसमें क्या स्टेप्स फॉलो करके हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मोहित सर, आप स्टार्ट करें। अ, अ, उसमें जो प्लेटफॉर्म ईबर्ड ऐप है, अगर आप डाउनलोड करते हैं, उसके बारे में आपको 11 तारीख को हकीमुद्दीन सैफी बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आप जानकारी में कोई है, किसी बर्डर से आप कांटेक्ट में है, तो ईबर्ड आप अपने उसमें डाउनलोड कर लीजिए फोन पे, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी चेकलिस्ट अपलोड कर सकते हैं। उसका तरीका आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, कैसे उसको करना, ऑपरेट करना। और दूसरा एक ऐप है आइडेंटिफिकेशन की, क्योंकि आप अगर जो उसमें ईबर्ड में कुछ डालेंगे, अपने बर्ड का चेकलिस्ट अपलोड करेंगे, उसके पहले आपको आइडेंटिफिकेशन आना जरूरी है। तो उसके लिए एक मर्लिन करके एक ऐप है। मर्लिन का जो इंडियन वर्जन है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। किसी बर्ड को आप देखते हैं तो उसको अगर आपका आप अगर उसका डिस्क्रिप्शन उसमें मर्लिन में डालते हैं, तो आपको संभावित पक्षियों की वो एक लिस्ट देता है 4-5 की। उसके वजह से आप जो है आइडेंटिफाई करके, और उस पे अपनी चेकलिस्ट पे ऑथेंटिक एक डॉक्यूमेंटेशन आप अपलोड कर सकते हैं। और उसमें ज्यादा फिक्र मत करिए, क्योंकि वो डाटा फिल्टर होके जाता है। उसमें जो स्थानीय रिव्यूअर्स हैं स्टेट के, वो देखेंगे आपने कुछ गलती तो नहीं की, आपको फिर ईमेल करके वो लोग क्लेरिफिकेशन मांगेंगे, या फिर उसमें अगर कुछ ऑल्टरेशन करना होगा तो वो सजेस्ट करेंगे आपको। तो एक अच्छा माध्यम है ये ईबर्ड का जो है ऐप है, उसके माध्यम से आप इसमें, ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए बनाया गया है। हमारा ईबर्ड में ये हरेली का जो रिकॉर्डिंग होगी, जितने भी बर्ड्स का उसमें आप डाटा तैयार होगा, वो ईबर्ड के ऐप पे ही तैयार होगा। मेरे ख्याल क्लियर हूँ मैं, और कुछ इससे संबंधित अगर आपका कुछ क्लेरिफिकेशन ना हो पाया हो तो पूछें। तो इसमें कुछ और मतलब पार्टिसिपेंट्स को कुछ मिनिमम चेकलिस्ट क्या कुछ ऐसा है कि हमें सबमिट करनी है इतना चेकलिस्ट, या? दिनों के दौरान में कम से कम 5 चेकलिस्ट आपको डालनी है, ज्यादा भी डाल सकते हैं, मिनिमम 5 है। और हर एक चेकलिस्ट 15 मिनट से कम की ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और बहुत लंबे टाइम की, अगर आप एक जगह बैठे हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए चेकलिस्ट ना बनाए। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक जगह बैठे हैं, चिड़िया आपके आसपास घूम रही है, तो अगर आप मान लीजिए 1 घंटे की चेकलिस्ट बनाते हो, तो हो सकता है कि उसमें बर्ड की जो उसमें काउंट डालना पड़ता है, संख्या डालनी पड़ती है, वो आप हो सकता है रिपीट करें उसको। जैसे मान लीजिए सिर्फ 5 बर्ड्स हैं आपके पास, 5 बुलबुल्स हैं, रेड बेंटेड बुलबुल सिर्फ 5 है, और इधर उधर उड़ रही है, तो आप उसको हर बार अगर उसमें रिपोर्ट करके काउंट में डालते जाते हैं, तो 5 की जगह 25 हो जाएंगी। इसलिए बहुत लंबी चेकलिस्ट ना बनाए, 15-15 मिनट की बनाए। अगर आपका हैबिटेट चेंज होता है, मान लीजिए आप एक वेंटलेट के किनारे में बैठे हुए हैं, फिर वहां से आप किसी ग्रासलैंड की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो वो उस हैबिटेट चेंज होने से पहले अपनी पुरानी चेकलिस्ट को बंद करके फिर नई चालू करें, ताकि वो हैबिटेट चेंज होने की वजह से वो चेकलिस्ट में जो बर्ड के जो स्पीसीज अपलोड हो रही हैं, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हर हर हैबिटेट में अलग अलग बर्ड्स मिलेंगी आपको। तो जब आपका हैबिटेट चेंज होता है तो उसको चेंज करें, और बहुत लंबी चेकलिस्ट एक जगह बैठ के ना बनाए। ये दो चीजों का ध्यान रखिए बेसिक, और 15 मिनट से कम की कोई चेकलिस्ट ना हो। जी। तो अब हमारे पास 5 मिनट और है। मैंने चंचल जी आपका क्वेश्चन और बाकी सबका क्वेश्चन नोट कर लिया है। ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको हम अगले सेशन में कवर करेंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका क्वेश्चन छूट रहा है, वो सब मैंने नोट कर लिया है। 11th वाले सेशन को हम थोड़ा सा लंबा रख लेंगे ताकि ये सारे क्वेरीज भी एड्रेस कर सकें। हमारे पास लास्ट 5 मिनट है। अगर कोई अपना माइक अनम्यूट करके कुछ प्रश्न करना चाहता हो जो आज के सेशन से कनेक्टेड हो, आप हैंड रेस कर सकते हैं आप, और फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर किसी को और कुछ पूछना हो तो। ठीक है। तो अगर किसी का प्रश्न अब नहीं है तो फिर आप सबका थैंक यू आज शाम को आज जुड़ने के लिए। हमारा जो ये हरेली बर्ड काउंट है वो 13 से 16 जुलाई के बीच में चलेगा। आप चाहें तो एक दिन करें, चाहे चारों दिन करें, हम तो एनकरेज करेंगे आप रोज करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आप सब। आदित्य साहब, जी। अभी हमारे बीच में अनुपम सर हैं, उनको वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुला लें, और उनको बहुत बहुत बधाई हम देना चाहेंगे। सभी ग्रुप में जुड़े हुए लोगों को एक खास बात मैं शेयर करना चाहूँगा, वैसे तो सभी जानते हैं।
बटरफ्लाइज की इंडिया की जो चेकलिस्ट बनी है, एक बहुत अच्छी किताब है, बहुत पुरानी एक थी, उसको अपडेट किया है। तो उसमें फॉरेन के और हमारे इंडिया के सब मिलके उसके को बनाए हैं। और उसमें इंडिया से केवल 2 लोग हैं। उसमें एक सिसोदिया साहब हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ उनको वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाइएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुपम फॉर पब्लिश। सो आप कुछ बोलना चाहें? इट्स योर थैंक यू। कॉल। ये तो बहुत 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 थैंक यू मुझे कि अवसर देने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए। जैसा कि यहाँ पे सब कोई इस चीज़ को एक्नॉलेज किए कि ये प्लेटफॉर्म, मोहित अंकल ने ये बताया कि छत्तीसगढ़ में बर्डिंग किस तरह से आगे बढ़ा और कैसे पहले के ज़माने में बर्डिंग होती थी और अब कैसे बर्डिंग हो रही है, चीज़ें कैसे जो है आगे बढ़ी हैं। इसके बहुत बड़े एक बेडरॉक रहे हैं मोहित साहू जी। और मोहित साहू जी और एम के भरोस जी, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके कारण आज नेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ में बर्डिंग कम्युनिटी में छत्तीसगढ़ का नाम जो है बहुत गर्व के संग प्लेस हो पाता है। तो इस तरह का लीडरशिप आज हम लोगों को मिल रहा है, उसके लिए हम लोग जितना सीख रहे हैं उतना ही अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। मंजीत दीदी जो है वो जिस तरह से उनका कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिस तरह से उनकी पहुंच है और प्रकृति के समझ के साथ साथ एक जो ब्रिज बनाने का काम होता है कि कम्युनिटी का जो पारंपरिक ज्ञान है और जो साइंटिफिक रेपोजिटरी है, ये दोनों चीज के बीच में एक जुड़ाव कैसे पैदा हो ताकि साइंटिफिक रिपोजिटरी से कम्युनिटी को बेनिफिट हो सके और कम्युनिटी का जो पारंपरिक ज्ञान है उससे साइंटिफिक रिपोजिटरी एनरिच हो सके। इसमें जो मंजीत दीदी का काम रहा है वो सराहनीय रहा है। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ और आसपास के प्रदेशों में इस तरह से इतने गहराई से और किसी भी व्यक्ति ने ऐसा काम किया होगा। टंडन साहब जो हैं, टंडन साहब का जिस जिस चीज को मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा वो ये कि जितने परसिस्टेंस और परसिवरेंस के संग वो रिसर्च के फील्ड में छत्तीसगढ़ का नाम आगे लेके जा रहे हैं वो सराहनीय है। जिस लेवल का पब्लिकेशन हितेंद्र जी कर रहे हैं उस लेवल का पब्लिकेशन जो है आज भी छत्तीसगढ़ के साइंटिफिक कम्युनिटी में वो दुर्लभ बात है। और मैं तो बस यही कहूंगा कि उनके स्टूडेंट्स बहुत भाग्यशाली हैं कि हितेंद्र जी जैसा लीडरशिप उनको मिल रहा है। हरेली बर्ड फेस्टिवल जो रीजनल एक फेस्टिवल होता है उससे एक साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक चेकलिस्टिंग को जोड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जैसा कि अ, मोहित जी, मंजीत दीदी और हितेंद्र जी, ये तीनों ने ही कहा कि जितने भी विभिन्न फायदे और अच्छाइयाँ हैं बर्डिंग करने में, उसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे आसपास ये सारे जो चीजें हैं, हम बात कर रहे थे कि एक पेड़ कैसे एक इकोसिस्टम होता है, एक गार्डन कैसे इकोसिस्टम होता है। हम हमारे आसपास एक हम सब माइक्रो इकोसिस्टम में रह रहे हैं। जब हम पक्षियों पे ध्यान देते हैं, पक्षियों को देखते हैं, तो उस इकोसिस्टम में क्या चल रहा है, वो इकोसिस्टम कैसे डायनामिक है, उसके बारे में हमें ज्ञान मिलता है। और उस इकोसिस्टम में कोई चीज का बदलाव हो रहा है तो हम, चूंकि हम वहां पे रहते हैं, तो हम सबसे पहले व्यक्ति होते हैं उस चीज को देख और समझ पाने के लिए। हमें इस नॉलेज से अपने आप को इक्विप करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि कोई बाहर का व्यक्ति आके हमको हमारे गार्डन में और हमारे इकोसिस्टम में क्या बदलाव हो रहा है उसके बारे में हमको बताए या उसके बारे में हमारा ध्यान आकर्षण करे। हमको रीजनल लोकल नॉलेज रिपोजिटरी बनना बहुत जरूरी है ताकि हम अपना इकोसिस्टम को, अपना पर्यावरण को एक अथॉरिटी के संग उसमें क्या बदलाव करना है, उसमें क्या बचा के रखना है और क्या मेंटेन करके रखना है, इस पर हमारा एक सोचा और समझा हुआ ओपिनियन बन पाए। इसके लिए भी बर्ड्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए भी बर्ड्स बहुत बड़े इंडिकेटर होते हैं। मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा हरेली बर्ड फेस्टिवल को
आयोजित करने में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और आप सभी को बधाई और धन्यवाद। थैंक यू अनुपम, प्रॉम्प्टली आपने सारी आपने बातें की। सो सो थैंक यू ऑल ज्वाइन करने के लिए। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया ग्रुप है, प्लीज उसको ज्वाइन करिए। हम वहाँ पे स्टेटस अपडेट करते रहते हैं। किसी को लगता है कि अगर उसका व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर शेयर हो जाएगा तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एक्सेप्ट फॉर्म्स। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप आप सबका वीकेंड अच्छा हो एंड यू डू सम बर्ड वॉचिंग, बटरफ्लाइज, नेचर, सबके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें वीकेंड। थैंक यू। Thank you so much. Thank you, Anupam, for your special appearance. And thank you all. Best of luck. 11 को मिलते हैं सभी से। नमस्कार। थैंक